हाँ जी सर, शुरू करें। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यदि किसी स्टूडेंट को ये देखना हो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, सो वी हैव अनदर लेक्चर फॉर इट, आप वहां देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन पहला चैप्टर है। इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपको ये चैप्टर कितने नंबर में मिलेगा एग्जाम में? 40 नंबर का ये चैप्टर है सर, 40 नंबर का। ये प्यारा छोटा सा चैप्टर 40 नंबर का है, तो इसका उतना ही सम्मान करना है सर, 40 नंबर का, ठीक है। और दूसरी बात इस चैप्टर की ये है कि ये सीएमए के इंटर में दोबारा मिलेगा आपको। तो सीएमए के इंटर में कितने नंबर का है? 15 नंबर का। तो इस चैप्टर का सम्मान हमें कितने के बराबर करना है? 55 नंबर के बराबर। 40 नंबर का फाउंडेशन और 15 नंबर का हमारा ये इंटरमीडिएट। तो कुल मिला के 55 मार्क्स का हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो बहुत बढ़िया नंबर आपका आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एग्जाम के अंदर कुछ लिखना नहीं होता। तो जब आपको एग्जाम के अंदर कुछ लिखना नहीं होता तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि बस फिर तो बल्ले बल्ले सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। जीवन में, संसार में बच्चे को सारी टेंशन किस बात की होती है कि हम उत्तर को कैसे लिखें। फिर कैसे हो जाता है बच्चा? मान लो सीएमए फाउंडेशन के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव वाला पेपर में क्वेश्चन आया, तो क्या हर बालक को वो चारों ऑप्शन देखकर समझ आ जाता होगा कि 4 में से कौन सा बढ़िया है? अगर मल्टीपल चॉइस मुश्किल ना हो तो हर आदमी करोड़पति है। कौन बनेगा करोड़पति में? 1000 रुपए वाले के कितने ऑप्शन होते हैं? बच्चा सवाल नहीं समझे आप। मैंने पूछा कौन बनेगा करोड़पति नाम के टीवी सीरियल में, रियलिटी शो में 1000 रुपए वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं आंसर के? 4। और जो 7 करोड़ वाला क्वेश्चन होता है उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? 4। इसका मतलब सारा खेल प्रश्न का, बैकग्राउंड का है। तो आप ये अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने ये सोचा मल्टीपल चॉइस ही तो है, ऐसी हो जाएगा, चारों ऑप्शन एग्जाम में एक जैसे लगते हैं, चारों ऑप्शन देखने के बाद ऐसा लगता है ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, बात तो ये भी सही कह रहे हैं यार। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा कलेश है। अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, उसने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम चिपकाया है फीचर्स। वो पूछ रहा है डिसएडवांटेज, हम चिपकाया है मीनिंग। क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं समझ आ रहा, हम आंसर क्वेश्चन ही 3 बार लिखा है ना। ऐसा बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े हमारे देश में क्रांतिकारी ऐसे पेपर लिखने वाले लोग हैं। तो कम से कम लिख तो आते हैं कुछ, क्या पता भूले बिसरे कोई एक आध लाइन सही हो गई और हमारे 39 आ रहे थे और वो एक लाइन सही होने की वजह से हमारे 40 आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? इसलिए इधर की गली में रास्ता थोड़ा सा संकरा, मतलब पतला है, संभल के चलिए, टक्कर हो सकती है। ये देखने से लगता है कि जिंदगी इजी है, मैं ये नहीं कह रहा भारी है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप केयरलेस मत होइएगा, ठीक है। चलो, ये मेरा नाम है, ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो। ये हमारे कोर्स में जो 4 चैप्टर हैं, 3 लॉ में और 1 एथिक्स, उसमें से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज हम पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने से पहले ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 अंकल जी हाथ मिला रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों ने आपस में कोई अग्रीमेंट कर लिया है, राइट। और हमारे चैप्टर का नाम तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या लगता है आपको, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग होते हैं? जैसे मतलब क्या फर्क है? बच्चा कह रहा है कि जब हम 2 लोग आपस में बातचीत करके किसी बात पर अग्री हो जाते हैं तो वो अग्रीमेंट होता है, और जब उसको पेपर पे ले आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न देखो, पहली क्लास में ना उम्मीद ना करना ज्यादा किसी मेहनत की, ठीक है। आपको आज की कमाई आपकी कम होगी, आप घर कम चीजें लेके जा पाएंगे, लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शुरुआती सारी बातें कर लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से समझ आए। मैं पूछ रहा हूं, मान लो आप रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां ऑर्डर कर दिया, तो ऑर्डर वहां लिखकर होता है या बिना लिखे होता है? वो मोस्टली ऐसे जैसे वो आप बोलते हो
और वो वेटर जो है वो लिख लेता है ना। आपने बोला दाल मखनी, ये नान, वो नान, उन्होंने लिख लिया, वो ऐसे ले गया, तो उसकी जो उसने लिखा उसकी एक कॉपी आपको भी देता है। वो तो बिल बाद में आएगा। आई एम आस्किंग, उसने जो अपनी पर्ची पे लिखा ऑर्डर, जो भी बिल पे लिखा उसने, वो बिल कह रहा हूं सॉरी, ऑर्डर स्लिप पे जो लिखा, उस पर्ची को तो वो ले गया अपने साथ किचन में, क्या उसकी एक कॉपी आपको मिलती है? नहीं मिलती। बच्चा कह रहा है नहीं मिलती। वो वेटर जो यहां चला गया, आप तो वहां बैठे थे किचन में, उसने जाके वो जमा कर दी पर्ची। अब वो आपने 10 मिनट बाद देखा आपके टेबल पे खाना आ गया, मंगाया था दाल मखनी, आ गया चिकन टिक्का। आप तो शुद्ध शाकाहारी हो, आपको देख के गुस्सा आ गई, आपको लगा बस अभी इसकी हत्या कर दूं मैं, ये मेरा धर्म तोड़ रहा है। अब आप उससे लड़ने लगे। वो कह रहा है आपने तो यही ऑर्डर करा था, आपने तो दाल मखनी नहीं बोली थी। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटेगा? बताओ। अरे भाई मैं कोई सीएमए हूं ना, मैं कलकत्ता हूं, मतलब मैं एग्जाम लेने थोड़ी आया हूं आपके पास। मैं सीएमए हूं का मतलब मैं सीएमए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नहीं हूं, डरना नहीं है मेरे से। हम कितना ही बोल लें, बच्चा कह रहा हम बोलेंगे भाई, बच्चा मन में सोच रहा उसे ऐसी तैसी ऐसी, अभी देखना कुछ भी कर लो, तुम उसे जिंदा जला दो, तुम उसे काट डालना तलवार से, तुम उसको वहीं गोली से मार देना, झगड़ा निपटा के नहीं निपटा ये बताओ? नहीं निपटा। तुम उसे रात को गली में ले जाना और उसकी हत्या ही कर देना। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, तुम्हारा वो चिकन टिक्का तुम्हें देने की? मैं कह रहा हूं कुछ कर लो, लेकिन झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताइए? विवाद हुआ ना, तो अगर मान लो आप ये सब ना करो, अदालत चले जाओ, जज साहब रेस्टोरेंट ने मेरे साथ अन्याय करा है, तो कौन जीतेगा बताओ? हम जीतेंगे या रेस्टोरेंट जीतेगा? तो उसके पास कौन सा प्रूफ है? मेरा कहने का मतलब यह है सर, मैं आपको यह साबित करना चाहता था कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत समझौते होते हैं जो लिखित नहीं होते। आप मुझे बता दीजिए कितनी जगह लोग टोकन से सामान खरीदते हैं। आपने उसको बोल दिया खाने वाले को 2 प्लेट गोलगप्पे, आपने टोकन दे दिया, उनने खड़ा रखा, भाई साहब अभी दे रहा हूं, हाँ लाओ टोकन दे दो, और 2 मिनट बाद मुकर जाए, आपने टोकन मुझे दिया? मुझे तो नहीं दिया। आपने दिया था? आपने नहीं। नहीं, अब वहां कितना ही लड़ लो, अग्रीमेंट तो ओरल है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि किसी दुकान पर आप गए और आपने 100 रुपया दिए और कहा जरा 2 पानी की बोतल दे देना भाई साहब। दुकानदार 10 मिनट बाद करा भी देता हूं। 10 मिनट बाद उससे पूछा भीड़ ज्यादा थी, करा आपने पैसे कब दिए? कैमरा लगा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लिखित और मौखिक नहीं होता है कुछ भी, वो दोनों वैलिड है। वो बात अलग है कि साबित करना मुश्किल हो जाएगा रेस्टोरेंट वाली कहानी, वो बात अलग है कि दुकान को 100 रुपए दिए थे हमने, ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी लीगल है ना। अगर वो लीगल ना होता तो हर रेस्टोरेंट में डबल पर्ची कटती है, एक आपको मिलती है, एक हमें मिलती। मुझे बस इतना बताओ कि वो जो ओरल ऑर्डर दिया था वो ओके था कि नॉट ओके था? ओके था। तो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन पहली शिक्षा आज अपने जीवन में गांठ बांध ले, जो कपड़े पहन रखे हो उसमें बांध लो और खोलना मत 4 महीने तक, कि जो भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी डिफरेंस होता होगा, ये दोनों ओरल भी हो सकते हैं, प्रॉपर वैलिड है, राइटिंग भी हो सकते हैं, प्रॉपर वैलिड है। कलेश बस इतना है कि ओरल वाले को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है वैलिड। ठीक है जी। ये देखिए हमारा आज का टॉपिक है पहला, राइट्स अवेलेबल टू अ पर्सन। एक आदमी के जीवन में कितने अधिकार उसे मिलते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं? ये देखो हमारे फाउंडेशन सीएमए में, इन इंडिया पीपल हैव 3 टाइप्स ऑफ राइट्स। ये 3 है जी। वो बीच वाले आप बता रहे थे, एक होता है ह्यूमन राइट्स। जो लोग जैसे जेल जाते हैं तो खाना उनको, जैसे 10 साल की जेल हुई तो 10 साल बाद मिलता होगा, मिलता है खाना, तो फिर तो एंजॉयमेंट, कुछ करना नहीं, खाना फ्री नहीं। ह्यूमन राइट्स, हाँ बस, तो वो ह्यूमन राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संविधान में लिखे हैं। ये कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ये कौन से अधिकार होते हैं?
कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का क्या मतलब है ये बताएं। पैदा होने वाले राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। भाई आपने अपने दोस्त से म्यूजिक सिस्टम उधार मांगा, क्या मांगा? नए नए खरीदा था उन लोगों ने, आप क्या पार्टी थी, तो आपने म्यूजिक सिस्टम दोस्त से उधार मांग लिया अपने पार्टी पे। आपके घर में पार्टी हो रही थी, म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, आप बिल्कुल खुशनुमा अंदाज में नाच रहे थे, धम धमा धम धम। अचानक से घंटी बजी, आपका दोस्त आया, बोला मेरे को ना म्यूजिक सिस्टम चाहिए, पापा इज आस्किंग फॉर इट। आपने कहा भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कैसे दे दूं, अभी थोड़ा रुक जा, 2 घंटे बाद म्यूजिक सिस्टम ले जाना, अभी 2 घंटे के लिए मेरे पास रहने दे। वो कह रहा भाई तू समझ नहीं रहा, घर वाले मंगा रहे हैं, अभी देना पड़ेगा। अब आपके पास तो कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए आप देना नहीं चाहते थे वापस। तो बताइए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन हमें देना पड़ा। हम उससे नाराज हो गए, लेकिन हमें देना पड़ा। हम उससे बदला ले सकते हैं कल को, लेकिन हमें आज तो देना पड़ा। हमारी पार्टी खराब हो गई। ठीक, सीन 2। सर आज की क्लास में बातें ही ज्यादा कर पाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर में जब तक आपके दिल के अंदर भूमिका नहीं आएगी तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब सीन 2, आपने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए अपने बंगले में म्यूजिक सिस्टम किराए पे मंगाया आपने। ठीक, माइक वाला बुक करा आपने, डीजे वाला बुक करा आपने, वो फर्श लगवाया आपने, नाचने वाला, सब बिल्कुल सेट। और बढ़िया वो धम धमाधम धम चल रही थी। अब बंगले में घंटी बजी और वो डीजे वाला आ गया, कह रहा अरे सर आपको ना देना पड़ेगा वापिस, क्या बताऊं, वो ना किसी और पार्टी में देना है ये। अब आप कह भाई ऐसे कैसे किसी और पार्टी में देना है जब हमारी बात हो रखी है? ठीक, ये हमने बुकड है। वो कह रहा अरे आप समझ नहीं रहे, मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे ही वापस चाहिए। आपने कहा तेरी मजबूरी गई तेल लेने, ये यहीं रहेगा। वो बोला भाई साहब आप समझ नहीं रहे, मैं बड़ा मजबूर हूं, मेरे को बड़ी चिंता है, मेरे को ये कहीं लेके जाना है। और फिर वो कहने लगा चीज तो मेरी है, मैं लेके जाऊंगा। तो आपने कहा भाई चीज तो तेरी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का अधिकार हमने आज का अपने आंगन में रख रखा है। राइट, पक्का क्लियर? तो दोनों में क्या फर्क है? दोस्त को भी पैसे नहीं दिए अभी, और ना इसके पैसे दिए, ये भी उधारी में मिल रखा हमने डीजे। ना तो दोस्त को पैसे दिए अभी और ना इसको पैसे दिए, दोनों उधारी चल रहे हैं। दोस्त वाला तो वापस करना पड़ा, डीजे वाले से कह रहे कचहरी में खींच लूंगा तुझे, देखियो अगर तूने डीजे वापस लिया तो कल सुबह करकटडूमा अदालत में मिलेंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, यहां तो हम बड़े चौड़े होकर चिल्ला रहे हैं हमारा अधिकार है, और वहां पर हम बोल नहीं रहे, वहां दोस्त को हमने वापस कर दिया। ऐसा क्या मतलब? वहां संबंध बना रहे थे क्या? क्या ये है, संबंध बना रहे थे वहां पे, और ये फ्रेंड नहीं है। सर वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्त के साथ, वहां पैसे दिए नहीं है लेकिन देने हैं। कहां पर? डीजे वाले में। वहां पैसे दिए नहीं है लेकिन देने हैं। तो जिसका मतलब जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन है, जहां उसकी जिम्मेदारी है डीजे देना, तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है डीजे पर आनंद कमाना। ये जो मेट्रो वाले दिल्ली लक्ष्मी नगर से द्वारका की बुकिंग ली इन्होंने, आपकी 50 रुपए का टिकट लिया आपने द्वारका का, वो आधे रास्ते में कहते हैं ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, और आप भाई जम जाओ चौकड़ी मार के, मैं तो इसी से जाऊंगा, कैसे नहीं जाएगी आगे। मेट्रो वाले कह रहे हैं अरे देखो इस मेट्रो की क्लीनिंग होनी है इसलिए आगे नहीं जा पाएगी, यहां से उतर जाओ, दूसरी मेट्रो इसी प्लेटफॉर्म पे तो आएगी, 2 मिनट बाद आएगी। कैसे 2 मिनट बाद आएगी? तुम 50 की जगह 49 ले लेते हो क्या? तुमने मेट्रो वाले से पूछा कि मेरे पास 50 रुपए नहीं थे, मेरे पास 49 थे, मैंने किसी पड़ोसी से 1 रुपए उधार मांगा, फिर तुम्हारा टोकन खरीदा, मेरे पास 49 रुपए होते तो तुम मुझे टोकन दे देते, तुम्हारा तो मशीन का दरवाजा खुलता नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, यही मेट्रो जाएगी। तो आप बताऊं आपको, अगर कानूनन आप केस कर दें तो दिल्ली मेट्रो को कंपेंसेशन देना पड़ेगा आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक जगह किसी की जिम्मेदारी हमारा अधिकार है, और दूसरी जगह न तुम्हारे दोस्त की जिम्मेदारी थी उस म्यूजिक पे, न तुम्हारा कोई अधिकार था उस पे।
हमने जब डीजे किराए पे मंगाया तो हमने सामान की ओनरशिप नहीं खरीदी, लेकिन सामान को यूज करने का हमने राइट खरीदा। समझे सर आप? पक्का क्लियर हो गई बात? सर ये 3 अधिकार तुम्हारे जीवन में होते हैं। ये जो पहला अधिकार है ये भगवान देता है आपको, उसने पैदा किया है तो वो सांसों के लिए ऑक्सीजन देगा, भारत सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका के अनुसार आपको अधिकार मिलेंगे, भारत के नागरिक हैं तो भारत के अनुसार अधिकार मिलेंगे। मतलब ये ब्रह्मांड में एक जैसे होते हैं पहले वाले, और दूसरे वाले देश में एक जैसे होते हैं, और तीसरे वाले हर समझौते में अलग अलग होती हैं। पहले बताओ समझ आया कि नहीं? सर एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि वो क्या पूछेगा, लेकिन इतना पता है कि जो भी पूछेगा वो कलकत्ता की किताब में से ही तो पूछेगा, उसी से चुरा के लाया हूं मैं भी। बताओ तुम्हारी किताब क्या कह रही है? घर जाके देखना, इंस्टीट्यूट की बुक के पन्ने में से लिखा है मैंने बस रंग भर दिए केवल। बताइए आप, इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है? कितने अधिकार मिलते हैं जिंदगी में? 3। जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अमेरिकन और जापानी को एक जैसे मिलते हैं कि अलग अलग? एक जैसे। सर याद रखना इसे एग्जाम में भी, ह्यूमन राइट को याद रखने का तरीका क्या है कि बॉर्डर बदलने पर, बॉर्डर मतलब बॉर्डर, बॉर्डर बदलने पर ये बदलते नहीं। ठीक है? जेल में अमेरिका में भी पानी पिलाया जाता है, जेल में हिंदुस्तान में भी पानी पिलाया जाता है। ठीक? पक्का? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे देश के संविधान में लिखे हैं, तो हमारा संविधान और अमेरिका का संविधान एक जैसा है या पक्का अलग है? बोलो पक्का अलग है। तो जब पक्का अलग है तो जो अमेरिका के संविधान में लिखा होगा वो वहां होगा, जो हमारे संविधान में लिखा है वो यहां होगा। इसका मतलब ये बॉर्डर बदलने पर नहीं बदलते, लेकिन ये बॉर्डर बदलते ही बदल जाते हैं। क्लियर? ये कौन से अधिकार हैं? देश में लगते हैं, शहर में लगते हैं, गली में लगते हैं, सिर्फ हम पर लगते हैं। ये न देश में लगते हैं, न गली में लगते हैं, न हम पर लगते हैं, ये सिर्फ हमारे उस समझौते पे लगते हैं। ये सिर्फ हमारे उस समझौते पे लगते हैं जो हमने करा। आपने खरबूजे खरीदे, क्या खरीदे आपने? खरबूजा की इंग्लिश मेरे को पता नहीं, अभी पूछ लेते हैं। मस्क मेलन भाई, बच्चा बता रहा, मेरी गारंटी नहीं है। तो हमने खरबूजा खरीदा। अब वो दुकानदार कह रहा था चीनी से मीठे, चीनी से मीठे, चीनी से मीठे। हमें लगा साहब बहुत बढ़िया होंगे, हमने 5 किलो खरबूजा खरीद डाले। घर जाके देखा तो वो बिल्कुल फीके से भी कड़वे थे। अब आप बताओ, गुस्सा आया आपको? आपने सारे खरबूजे उठाए, आपने कहा इसके सिर पे मार के आऊंगा मैं, लेकिन आपने फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, देश की सरकार अच्छी है, कानून सही चल रहा है, केस कर देती है। आपने साहब कचहरी में केस कर दिया। आपने कहा जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इसने मुझसे बोला था ये खरबूजे चीनी से मीठे हैं, देखो आप ये तो फीके हैं। जज पूछ रहा हाँ बेटा, खरबूजे तो चीनी से मीठे थे, क्या हुआ आप? वो कह रहा हाँ जज साहब, खरबूजे चीनी से मीठे, देखो चीनी का डब्बा खोला उनने, खरबूजे चीनी लगाई और तो खाओ जज साहब, देख लो आप। What does it mean? It means it was a bluff done by that vendor. It was a fraud done by a vendor. You cannot play with the words. If you have a contract, you have अधिकार of getting things right. तुमने सामान खरीदा तो तुम्हारा अधिकार है सामने वाले पे केस करना। तो मैं बोल रहा हूं यह अधिकार सबको मिलता है, दुनिया के लोगों को। यह अधिकार सबको मिलता है, देश के लोगों को। यह अधिकार सबको मिलता है जितने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं उसको। ये दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता, देश में हर किसी को नहीं मिलता, उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग आते हैं उसको मिलता है। ठीक है जी? पक्का? बिल्कुल क्लियर? आपको याद नहीं, शायद मैंने नेगोशिएबल में भी बोला था एक बार कि आप बैंक में गए और आपने बैंक में पूछा मैडम जरा देखिए मम्मी के खाते में कितने पैसे हैं। तो मान लो आपके और बैंक के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो बता देगा आपकी मदर के अकाउंट में, बता दूं ना? हाँ, क्योंकि उसको पता है आप और मदर दोनों साथ साथ हमेशा आते हैं, तो उसने बता दिया। कानूनन बताना नहीं चाहिए भाई। आपके खाते के पैसे मैं मदर को क्यों बताऊं और मदर के खाते के पैसे आपको क्यों बताऊं? दो अलग अलग इंसान है ना, राइट? तो हमारे हिंदुस्तान में चलन है कि एक का काम हो तो 4 साथ चलते हैं बॉडीगार्ड बन के। मान लो हॉस्टल में एक बच्चे को लैपटॉप खरीदनी हो तो 6 साथ जाती है लड़के उसके दोस्त। हाँ, 6 साथ में 5 यूं ही बॉडीगार्ड बन के। अब मान लो बैंक वालों से लड़ाई हो गई आपकी, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? आप कौन?
आपका अकाउंट है हमारे यहां, आपका मैटर है, चलिए हटिए। सिक्योरिटी प्लीज। बैंक वाला लड़ने पर आएगा तो किससे बात करेगा? जिसका खाता है। क्यों? बाकियों का अधिकार क्यों नहीं है? वो भी तो दुनिया में रहते हैं तो उनके पास ह्यूमन राइट है, वो भी तो देश में रहते हैं तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, तो इसलिए उनको यह अधिकार नहीं है कि हमारे से आके सवाल पूछे। जिसने खाता खोला है वही बैठेगा कुर्सी पे। क्लियर? पक्का? वो सम्मान में आप किसी को बिठा लो, बात अलग है। सम्मान में आप किसी को बिठा लो, हमारा समझौता तो उससे हुआ है ना जिसने खाता खोला है। हम बाकियों की क्यों सुनेंगे भाई? हमने गलत करा, हमने बैंक खाते से सारे पैसे खराब कर डाले, हमने सब लूट डाला आपको, हम बैंक के हमने अकाउंट होल्डर का बिल्कुल बर्बाद कर दिया बिजनेस, तो भी वही करेगा हमारे ऊपर केस। समझ आया? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, वो हमें बताता है कि जिन दो लोगों के बीच में समझौते होते हैं उनमें से कुछ समझौतों को अग्रीमेंट कहते हैं और उनमें से कुछ समझौतों को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये चैप्टर केवल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, अग्रीमेंट का हमें कोई मैटर नहीं करता। तो फिर अग्रीमेंट कहां पर जाएंगे? अभी आपको पता चलेगा कि अग्रीमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो सही अग्रीमेंट है उसको अग्रीमेंट नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आइए, ये समझ आ गया? 3 अधिकार होते हैं। इन 3 अधिकारों में से हमें ये वाला पढ़ना है। देखिए ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक सबकी एक जैसी होगी, ऑफ ह्यूमन राइट्स विच हैज बीन अडॉप्टेड। और ये ह्यूमन राइट किसने अडॉप्ट करे हैं? सभी मेंबर कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे देश में क्या क्या है? वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन इज अबव कॉमन लॉ, इंसानियत देश के कानून से भी ज्यादा ऊपर है। अब ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आया, ठीक? बच्चा कह रहा पता नहीं कौन सी लाइन थी, डैश इज अबव कॉमन लॉ। सर आप बताओ देश के कानून से ऊपर कौन है? मैंने कहा इंसान। कह रहा ये कहां है? मैंने कहा स्टडी मटेरियल के अंदर। कह रहा हो मत देखा नहीं मैंने। तो हम खुद तो देखते नहीं, आरोप लगाते हैं कलकत्ता पर के फेल कर दिया। ये देखो आप, क्लियर? इंसानियत कानून के ऊपर है। अगर किसी कानून की वजह से इंसानियत मरती है तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि उस कानून को इनवैलिड घोषित कर दे। ओके? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं? दिस इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजंस। बेसिक राइट एज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, एंड इफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स, कोई भी इसको छीनेगा तो राइट इज अवेलेबल कि हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिट पिटीशन मतलब जो अधिकार छीनने के खिलाफ फाइल होती है, ठीक? अधिकार किसी ने छीन लिए, मान लो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको स्वतंत्रता से रहने नहीं दिया जा रहा, देश की सरकार या सरकारी संस्थाएं आपको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रही, तो आप हाई कोर्ट में चले जाओ, जज साहब अब तो देश में गुलामी आ गई है दोबारा, ठीक? तो यहां आप जा सकते हैं। ये है वो हमारे अधिकार जो हाथ मिलाने से पैदा होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट होगा, these are rights and obligations created voluntarily between parties by making contracts. So if there is no contract, there is no liability, there is no responsibility, there is no obligation. हमारे अधिकार कब पैदा होते हैं? जब सामने वाले के कर्तव्य पैदा होते हैं। आपका अधिकार है ना सवाल पूछना, मेरा कर्तव्य है जवाब देना। आपका अधिकार है पढ़ाई करना, मेरा कर्तव्य है पढ़ाई करवाना। तो अगर मान लो आपके अधिकार कब है? जब मेरे कर्तव्य है, और मेरे कर्तव्य कब है? जब आपके अधिकार है। तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती हैं, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, दूसरे का अधिकार पहले का कर्तव्य। क्लियर हो गई बात? ये देखो आप, लेट्स एनालाइज सम सिचुएशन। कुछ कहानियां आपके सामने है। आज क्लास ऐसी कर लेते हैं, वैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी रिमोट कंट्रोल के लिए कि मैं यहीं से खटप टेस्ट चेंज हो जाएगा। पहली सिचुएशन ध्यान से देखेंगे। फादर ने प्रॉमिस करा अपने बेटे को पॉकेट मनी देने का कि मैं आपको 500 रुपया प्रति महीना दूंगा, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। कह रहा नहीं दूंगा। The son cannot recover the same in court of law as this is social agreement। है ये क्या बात हुई? मेरे को तो लगा बढ़िया भाई, फादर ने प्रॉमिस कर दिया
और मान लो फिर पैसे देने से मना कर दिया, हमने बोला बाबूजी अदालत में खींच लूंगा, क्लास लेके आया हूं लॉ की। पिताजी बोले हमने भी तो पढ़ रखा है, जा केस कर दे। बच्चा बोला देखो कर दूंगा। बाबूजी बोले हाँ बेटा कर दे, कर तो तू। हमने करने चले गए, अदालत ने हमें उठा के फेंक दिया बाहर, कह रहा कैसा केस लाए हो, हटो कैंसिल। हम क्यों हार गए इसमें और बापू क्यों जीत गए, ये बताओ आप। ये मत कहना कि लिखित में नहीं था। हाँ मतलब आप कहना चाहते हैं फादर की कौन सी जिम्मेदारी 500 देने की, तो फिर भाई साहब ने वादा क्यों करा, वादा खिलाफी वादा तोड़ रहे हैं फिर भी जेल नहीं जा रही है। सोचो हमारे देश में, चलो छोड़ो पहले दूसरी कहानी सुनना, तो ये समझ आ गया मतलब क्यों हुआ ऐसा वो बताता हूं आपको, लेकिन ये तो समझ आ गया इसमें केस नहीं हो रहा, फादर बच के निकल गए। एक पति ने, a husband agreed to pay his wife, अपनी पत्नी को कुछ पैसे देने का वादा करा। किस बात के पैसे भाई, सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस, अच्छा रहने खाने के, ऐसी मेंटेनेंस पॉकेट मनी टाइप। क्यों, एवरी मंथ वाइल ही वॉज अब्रॉड। ओहो भैया विदेश गए हैं, भाभी मासूम अकेली, तो भैया कह रहे तू बेफिक्र रहे, मैं घर से भेजूंगा, घर भेज दूंगा पैसे, ठीक है। हस्बैंड फेल्ड टू पे, भैया ने पैसे नहीं भेजे, हो भाभी को गुस्सा आई, कचहरी पहुंच गई सीधे। वाइफ स्यूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अब बताओ केस होगा, होना तो चाहिए, आंसर पढ़ो। हेयर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल अग्रीमेंट। ये क्या होता है बताओ, यही शब्द यहां था, सोशल अग्रीमेंट। चलो एक और कहानी भी है। लेखपाल ने अपने बेटे को बोला कि मैं 5 लाख दूंगा। सर ये जो क्वेश्चन हमने जहां से उठाया ना वहां सीए लिखा हुआ था, तो मैंने जबरदस्ती काटा नहीं इसको। ये मत सोचिएगा कि हम सीए की क्लास में बैठे, ये सीए में एक्सक्लूसिव बैच है, ठीक है। लेखपाल ने अपने बेटे को बोला बेटा तू सीए का एग्जाम पास कर ले, मैं तुझे 5 लाख दूंगा एक ही बार में, ठीक है। ऑन पासिंग द एग्जाम द सन क्लेम्स द मनी। बच्चे ने मेहनत करी, करा 5 लाख का पैकेज पहले ही दिन मिल जाएगा। पिताजी बोले बेटा रात गई बात गई, द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल अग्रीमेंट। बड़ा अजीब हो गया नहीं, ऐसे कैसे क्या करें, मतलब व्हाट इज मिसिंग हियर, व्हाई आर दीज सिचुएशंस नॉट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा ना मेरे। ये तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी दिख रही है, कविता जैसी। देखो सर क्या है, एक अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा तो उसे क्या करना होगा, लीगल ओब्लिगेशंस को जन्म देना होगा। कोई भी डोमेस्टिक, सोशल, इलीगल, इम्पॉसिबल, इमोरल, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो क्या हो, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सोशल मतलब सामाजिक, इलीगल, इम्पॉसिबल, इमोरल, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। तो सर सरकार ने ये 2 शब्द पैदा ही क्यों करे, कोई चीज अग्रीमेंट है तो क्या मतलब है, और कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या मतलब है। ये बताओ कि गंगा जल क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड, तो उसे पानी नहीं कह सकते, गंगा जल ही क्यों कहती, क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। तो देवी गंगा मुझे माफ करें, मैं तो ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं बस। हाँ नहीं मतलब मान लो हम ये कहेंगे जरा ये 1 बोतल पानी भर देना, तो लोग हमें पकड़ लेंगे, तब भी नहीं देंगे। एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट वी एड्रेस दैट पानी एज जल। व्हाई, क्योंकि जल शब्द में एडजेक्टिव नहीं होता। आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन 2 मिनट सुन लीजिए। पानी कैन बी गंदा, पानी कैन बी साफ, बट गंगा का जल, जल शब्द कभी ऐसा नहीं होता गंदा जल। जल मतलब अच्छा जल, जल मतलब
अच्छा जल। ठीक, ध्यान से सुनना आप, मैंने क्या बोला। पानी कैन बी खराब, पानी कैन बी साफ, बट ओनली द अच्छा वाला पानी इज कॉल्ड जल। उसी प्रकार हम और आप मिलकर आपस में जो अग्रीमेंट करते हैं, क्या हम और आप मिलकर आपस में क्या करते हैं? अग्रीमेंट। इट कैन बी लीगल, इट कैन बी इलीगल, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी इम्पॉसिबल, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी कमर्शियल, इट कैन बी डोमेस्टिक, इट कैन बी एक्सटर्नल, इट कैन बी मोरल, इट कैन बी इमोरल। अग्रीमेंट दोनों होते हैं, पानी दोनों होता है, गंदा भी पानी है, अच्छा भी पानी है। गंदा भी अग्रीमेंट है, अच्छा भी अग्रीमेंट है, लेकिन जो अच्छा वाला पानी है उसे पानी नहीं कह रहे, जल कह रहे हैं। उसी प्रकार अच्छा वाला अग्रीमेंट को अग्रीमेंट नहीं कहते, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। पता कैसे चलेगा कौन वाला अच्छा है? जिसको, फिर वही डॉक्यूमेंटेशन, अभी तो बताया रेस्टोरेंट में बिना बोले था। जो समझौता कचहरी ले जा सकते हैं वो अच्छा है। क्या है? जो अग्रीमेंट कोर्ट जा सकता है, जो अग्रीमेंट कोर्ट जा सकता है, बस वो बढ़िया है। जो अग्रीमेंट कोर्ट जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और जो अग्रीमेंट कोर्ट नहीं जा सकता वो केवल अग्रीमेंट रह जाता है। मतलब अगर तुम्हें यह पता चले कि ये अग्रीमेंट है तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अच्छा होगा तभी, वो अच्छा होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। ठीक, पक्का। जब भगवान कृष्ण की मूर्ति मंदिर में लगती है और लोग उसमें भोग लगाने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो हम पंडित जी से ये नहीं कहते, पंडित जी जरा मूर्ति को भोग लगा दियो, काट डालेंगे पंडित जी। पंडित जी नहीं काटेंगे तो वो बगल में जो भक्तजन खड़े होंगे वो मार डालेंगे आपको। है तो वो मूर्ति, लेकिन जब तक वो जयपुर के बाजार में बिक रही थी तभी तक मूर्ति थी वो। अब वो जयपुर के बाजार से ट्रांसपोर्ट होके वृंदावन के मंदिर में लग गई तो फिर वो मूर्ति थोड़ी, फिर तो वो भगवान है। एंड भगवान कैन नॉट बी गुड और बैड। आप ये तो कह सकते हो ये मूर्ति यार अच्छी नहीं लग रही, दूसरी लेती हैं। अब आपको किसी को कहते सुना ये वाले भगवान अच्छे लग रहे, लेट्स ट्राई सम अदर भगवान, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छी मूर्ति, बुरी मूर्ति, लेकिन ओनली द अच्छी मूर्ति इज भगवान। अच्छा अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट, बुरा अग्रीमेंट इज अग्रीमेंट, बोथ आर अग्रीमेंट, बट द अच्छा वाला अग्रीमेंट इज नॉट कॉल्ड अग्रीमेंट, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखो कहानी क्या लिखा हुआ था। सभी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि वो पहले अग्रीमेंट बने थे, अच्छे वाले थे, इसलिए उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो अग्रीमेंट पहले बन चुका है। लेकिन सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि सभी अग्रीमेंट अच्छे नहीं होते। समझ आया? 5 नंबर का आएगा ये इंटर में, सीए में, इंटर में, फाउंडेशन में अभी तो हम कोई बात नहीं। क्लियर हुई बात? अब देखो आगे। अग्रीमेंट जो है वो सामाजिक भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। अग्रीमेंट कानूनन जिम्मेदारी भी पैदा कर सकता है, सामाजिक जिम्मेदारी भी पैदा कर सकता है। आपने अपने दोस्त के साथ एग्जाम देने जाना है, आपने कहा एक दिन तू कार ले आना, एक दिन मैं कार ले आऊंगा। ठीक, एक दिन लाया वो, बाकी 3 दिन नहीं लाया। अब तो केस थोड़ी हो रहा भाई, वो सामाजिक जिम्मेदारी थी हमारी। हम सड़कों पर कूड़ा ना डालें, ऐसा हम दोनों ने समझौता करा, सारा सोसाइटी वालों ने मिलकर। हमने कहा मैं तो मानता नहीं, मैं तो यहीं फेंकूंगा। तो सामाजिक जिम्मेदारियों को कचहरी में नहीं ले जा सकते आप। टर्म अग्रीमेंट इज अ वाइड टर्म। अग्रीमेंट क्या है बताओ? वाइड टर्म है, बड़ा शब्द है ये। इट इंक्लूड्स बोथ सोशल एंड लीगल ओब्लिगेशंस, बट ओनली दोज अग्रीमेंट विच द पार्टीज इंटेंड टू एनफोर्स। मतलब जिसको हम लागू करना चाहते हैं, जिसको कचहरी जाकर लागू करवा सकते हैं, लीगली कल्मिनेट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कल्मिनेट मतलब कन्वर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या मतलब होता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का?
एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है विच कैन बी, जो लॉ के सामने ले जाया जा सके। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताना। ए ने 2 किलो सामान खरीदा और बी ने बेचा। ए ने सामान खरीदा, बी ने बेचा, ए ने पैसे दे दिए बी को। अब बताओ क्या होगा? मैंने ये थोड़ी पूछा 2 ऑप्शन में से बताओ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम में आया, ए ने बी से माल खरीदा और पैसे दे दिए। अब बताओ। अरे कुछ नहीं होगा, कहानी तो पूरी हो चुकी। एग्जाम में क्वेश्चन कब आता है? जब ए या बी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम कोर्ट जा सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, और हम नहीं जा सकते तो ये अग्रीमेंट था। क्योंकि कोर्ट कौन है? मंदिर न्याय का। उसके सामने जो लेके जा रहे होंगे वो अच्छा ही होगा। आपने कहानी सुनी होगी, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम दोनों मान लो प्रोफेशनल किडनैपर हैं। मैं किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लाता हूं, मैंने किसी से पैसे लिए और मैंने उसको प्रॉमिस कर लिया ए को किडनैप करना है, हो जाएगा कल तक। और मेरी तुम्हारी पार्टनरशिप है, मैंने लाके तुम्हें कह दिया हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। मैं क्लाइंट की डीलिंग करता हूं, तुम एक्चुअल किडनैपिंग करते हो। अब तुम किडनैपिंग करके ले आए ए को, तुमने कहा भाई आधे पैसे मेरे। मैं कहा अभी आता हूं, 1 मिनट जरा बस। तो मैं जरा गया, मैं तो सिंगापुर भाग गया। मोटी डील थी, 5 करोड़ मिले थे। 5 करोड़ लेके मैंने कहा सिंगापुर में सेटल हो जाएंगे। अब आपको बड़ा गुस्सा आया, मैंने आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। आप अदालत चले गए, जज साहब मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है। जज साहब पूछ रहे हैं क्या बिजनेस करते थे आप? तो क्या बताओगे? क्योंकि जो हम समझौता कर चुके हैं वो ऐसा है कि जज के सामने जबान नहीं खुल रही, पकड़े पहले हम जाएंगे। मैं तो फिर भी सिंगापुर में हूं, समझे आप? कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसलिए ये जो हमने किया था वो क्या था? अग्रीमेंट। एक जादूगर ने अखबार में विज्ञापन दिए। विज्ञापन समझते हैं आप? एडवर्टाइजमेंट। जादूगर ने अखबार में विज्ञापन दिया, 500 रुपए में आइए, मैं एक गर्ल को काट के दोबारा जोड़ दूंगा। देखो, आपको भी लगा बता ऐसा कैसे हो सकता है? जादूगर तो कह रहे देखती, उनने मैडम को आधा काट दिया और 2 टुकड़े हो गए और वो जुड़ गई। आपको शक हुआ, आप स्टेज के पीछे छुप गए थे। ये तो आंखों का धोखा था, मैडम तो जुड़ी हुई थी। आपने कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब जादूगर ने मेरे साथ धोखा करा है। अब बताओ जादूगर जीतेगा या हम? जादूगर जीतेगा, जादूगर। क्योंकि जादूगर जज साहब से बोलेगा जज साहब ये इन्हें नहीं पता था मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता है, ये तो आंखों का खेल है जो हम कर रहे थे। पहले बताओ समझ आई बात? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जिस चीज को लेकर हमारी उल्टी बेइज्जती होगी कचहरी में, जिस चीज को हम अदालत में नहीं ले जा सकते, हम खुद फंस जाएंगे। इसका मतलब वो गलत चीज थी तभी तो फंस जाएंगे। पहले बताओ, एक प्रवचन वाली बात करूं, काट देना इसको बाद में एडिटिंग में। तुम सुनो, एक ऐसी बात है बहुत बढ़िया प्रवचन वाली। महात्मा जी से पूछा गया कि सही काम और गलत काम क्या होता है। भगवान महात्मा जी बोले जिसको छुपाना पड़े वो गलत, जिसको ना छुपाना पड़े वो सही। ठीक। दूसरा बड़ा प्यारा सवाल, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कहानी बहुत लंबी थी। महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी ने किसी से पूछा कि भाई वो क्या पूछा, किसी ने महात्मा जी से कि कैसे पता लगाएं कि हमारे विचार अच्छे हैं या बुरे, कैसे पता लगाएं कि हमारे कार्य अच्छे हैं या बुरे। तो उन्होंने कहा जो सबके सामने करते हो वो मत देखना, जब आपके पास कोई ना हो और फिर जो आप काम करते हो अब वो कैसा है वो पता लगाओ। बात तो सही है, दुनिया जब हमारे सामने होगी तो हम अच्छा ही काम कर रहे होंगे। अभी आप लगा दो कोई मीटर कैमरा इस बात का कि जो मेरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहा हो, तब तो मुझे लगेगा और बढ़िया पढ़ाऊं, जबरदस्त, ऐसा पढ़ा दो बिल्कुल नरेंद्र मोदी खुश हो जाए। और जब हमें पता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा, जब हमें पता है कि रात के 2 बजे कोई लाल बत्ती पे नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं है लाल बत्ती पे, फिर भी हम रुके हुए हैं, तो हम अच्छे हैं। वही बात यहां पर है। आपको कंफ्यूजन हो कभी एग्जाम में तो बस इतना सोच लो कि ये कहानी कोर्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती। अगर ये जा सकती है तो कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं जा सकती तो ये अग्रीमेंट था। एक क्वेश्चन दूसरे इंस्टीट्यूट का चुरा के करवा दूं। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, एक क्वेश्चन है सर, आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। बताओ, ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं वो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, मतलब हम तो सीएमए पढ़ रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं,
ये देखो भाई, हाँ भाई, सीएमए फाउंडेशन कृपया इस तरफ ध्यान दे। आपके कोर्स में सीएमए फाउंडेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट है, इंटर में भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा आप सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, ऐसे झलकी देख लो बस। एक्स ने वाई से बोला 1 लाख दूंगा तुझे, किस बात के? वाई अगर जेड को मार दे तो बताओ, सीधे सीधे सुपारी दी जा रही है। अच्छा, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना, है ही नहीं इस पे। टू पे वाई, वाई को पैसे देने के लिए एक्स बोरोज 1 लाख रुपए। बताओ, डब्ल्यू से उधार मांगने गया, हु इज ऑल्सो अवेयर, उसको बता भी दिया कि मुझे पैसे क्यों चाहिए बताओ। वाई ने मार दिया जेड को, अब पैसे मांगने आया, एक्स कह रहा मैं नहीं देता, जबकि 1 लाख वहां से उधार ले आया फिर भी नहीं दे रहा। और एक्स ने मना कर दिया पैसे देने से डब्ल्यू को वापस, उससे पैसे ले आया, उसको लोन वापस नहीं कर रहा। अब क्या होगा? एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स और वाई और एक्स और डब्ल्यू के बीच में जो समझौते हुए वो उसकी क्या बतानी है? वैलिडिटी। बच्चा क्या लिखेगा? 2 ही तो आंसर लिखेगा सर, या तो बच्चा लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, या बच्चा क्या लिखेगा? कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। यही तो लिखेगा, सवाल इन दोनों में से कोई है ही नहीं। सही जवाब ये है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। यहां कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ही नहीं हुआ। तो सही और गलत तो छोड़ो, किसी आदमी से आप पूछो और आपके बालक कैसे हैं, वो कह रहा अभी होन तो दो पहले। आप यहां पर पूछ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है या बुरा, जवाब इसका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का जन्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो 2 अग्रीमेंट क्वेश्चन में दिए हैं, ये दोनों अग्रीमेंट हैं, ये इलीगल है, इसलिए ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं। बच्चा कहता मैं फेल कैसे हो गया? इसलिए वो फेल हो गया क्योंकि वो बारीक निगाहों से प्रश्न को सॉल्व नहीं करता। अब भैया हमें थोड़ी पता होता है पेपर में क्या आ रहा है जो हम पहले से करा दें। आंखें खोल सकते हैं हम, चित्र तो आप ही देखोगे। ये देखो आप, उत्तर ये नहीं है कि ये सही है या गलत है, उत्तर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट उपस्थिति नहीं है। समझे सर हम? एनीवेज, वापस आ जाती हैं अपने घर में। कहां पे थे हम? हाँ, क्लियर हो गई बात? चलो, थोड़ा 2-3 मिनट और लूंगा मैं। ये क्लियर हो गई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं भाई? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? मैं कह रहा हूं यूं, ओके? हाँ, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा अग्रीमेंट जिसे लागू करा सकें बाय लॉ। एनफोर्सिएबल का वो करो डाइसेक्शन। एनफोर्स और एबल। एबल टू एनफोर्स मतलब जिसको लागू करा सकें कोर्ट में जाकर, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अग्रीमेंट किसे कहते हैं? द टर्म अग्रीमेंट इज गिवन इन 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। हमने प्रॉमिस करा तो या तो बदले में प्रॉमिस ही आ जाए, ये हो गया अग्रीमेंट, और या फिर हमने प्रॉमिस करा बदले में प्रॉमिस ना आए, बदले में कंसीडरेशन आ जाए, तो भी अग्रीमेंट है। हमने गाड़ी खरीदने के पैसे एडवांस दे दिए, शोरूम वाला बोला अभी 2 लाख दे दो, बाकी 8 लाख बाद में दे देना। हमने कहा यार 2 बार कौन आएगा, ले खर्चे 10 लाख रख, गाड़ी भिजवा दियो घर खुद। क्या ये हो सकता है ना? तो एक तरफा जिम्मेदारी पूरी हो गई। गाड़ी वाले ने हमको कराए प्रॉमिस, मैं गाड़ी दूंगा, और हमने पैसे दे दिए। हमने दिया कंसीडरेशन, सामने से आया प्रॉमिस। ये क्या है? अग्रीमेंट। और अगर हम ऐसा करते, ना उसने गाड़ी दी ना हमने पैसे दिए, वो कह रहा है गाड़ी दे देंगे, तो हमने कहा हम भी पैसे दे देंगे, दोनों तरफ प्रॉमिस, तब भी अग्रीमेंट। एक तरफ प्रॉमिस होना कंपलसरी है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, हाउ मेनी प्रॉमिस आर मैंडेटरी, तो मिनिमम 1 बताना है, मिनिमम 2 नहीं बताना है। समझ गए आप? वादे कितनी तरफ से होने जरूरी है? एक। दूसरी तरफ चाहे प्रॉमिस हो, दूसरी तरफ चाहे कंसीडरेशन हो। क्लियर? एनफोर्सेबल बाय लॉ किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और उसको हिंदी पढ़ा कि जिसको कोर्ट ले जा सके। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ उसे कहते हैं जिसमें ये सब हो। इफ एन अग्रीमेंट कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स देन इट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन बताओ।
बताओ कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट के अंदर दो चीजें, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ में ये चीजें कितनी है गिनो, तो 8 तो ये चीजें हो गई और 2 वो चीजें हो गई प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, तो ये 10 की चीजें मिल जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब ये सब कुछ हो, अग्रीमेंट और ये सारी चीजें। क्लियर हो गई बात, ये कितनी थी देखो, और एक अग्रीमेंट, इसको और अंदर खोल दोगे तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन तो 10 हो जाएगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या कर लिया है, आपने इंडेक्स बना लिया है आने वाली क्लासों का। हमें क्या क्या पढ़ना है, अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, कैपेसिटी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप, वॉइड वॉइडेबल, ये परफॉर्मेंस और लीगल फॉर्मेलिटीज। ये सब कुछ हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। फिलहाल दैट्स ऑल फॉर द डे। समझ आ गया, बल्ले बल्ले, बाय।